क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन क्या पढ़ा रहा है इस दुनिया में। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आपको, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको कमी नहीं रहेगी। ठीक है, कौन क्या पढ़ा रहा है इससे मैटर नहीं है। और मैंने कहा ना कि अगर मुझे लगा कि फलाना अच्छा पढ़ा रहा है तो मैं आपको खुद कहूंगा कि चले जाओ, वहां पे चले जाओ, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो आपकी नौकरी ही है। ठीक है, ये चीज़ है। अब रही बात कि कैसे पढ़ना है, तो ध्यान से सुनना आप लोग, कैसे पढ़ना है याद रखना इस बात को। और जब कभी भी लगे कि कहीं फंस रहे हो, जीके में मार्क्स कम आ रहे, तो जीके का पहला लेक्चर देखना। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक आपको क्लास में अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। एक फ्रेम तैयार करूंगा मैं हर बार जब कभी समझाऊंगा ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, हिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब कभी मैं आपको फ्रेम तैयार करूंगा दिमाग में कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो फ्रेम बनने के बाद जो है ना, उस फ्रेम के हिसाब से मैं आपको कुछ फैक्ट भी देने की कोशिश करूंगा कि डेट ये है, वो है, ये है, ठीक है ना, ये चीज है। मेरी तरफ से मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सपोज करो आप लोग कल को आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, है ना, एप्लीकेशन पे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लगा सकते हो, और ठीक उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बनाया है उसको, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आज मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप चाहो तो उसके जाके कोई क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन है वो आप लगा सकते हो, ठीक है ना, अभी बाकी जगह पे नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुना। मान के चलो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया कि अकबर के बारे में पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया मैंने, और जा करके आपने क्वेश्चन लगाया, और वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने क्लास में पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जहां पे आप नोट्स बनाओगे ना, जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा और जहां पे आप नोट्स बनाओगे, उसके बाद आप हाफ पेज की जगह छोड़ोगे, हाफ पेज, 4-6 लाइनें छोड़ दोगे, ठीक है ना। वो ब्लैंक हर बार रहेगा। और जब कभी कहीं भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखोगे तो उसको उस टॉपिक में ऐड करोगे। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया जितना हो सकता है, 99% वो कंप्लीट ही है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ा दे और कुछ एग्जाम में कुछ नया नया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जाम बना रहे हैं ना वो सब्जेक्ट के पीएचडी होल्डर हैं, उनका काम ही यही है, ठीक है, ये चीज है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा पढ़ाए कि सब कुछ पढ़ा दे और सब कुछ इसमें आ जाए, है ना। हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन जब भी नया आएगा हम उसको कहाँ पे ऐड करेंगे, वापस आके अपने नोट्स में ऐड करेंगे, ठीक है, और नोट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर नोट्स को पढ़ेंगे दोबारा से, और वापस से एप्लीकेशन पे जाएंगे और वापस से क्वेश्चन लगाएंगे। इस बार तो सारे लग जाने चाहिए क्योंकि सारा कुछ हो गया इसमें, समझ पा रहे हो। इसी तरीके से बार 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 आपको ये काम करना है, ठीक है ना, ये चीज है। एप्लीकेशन पे आप 200 बार क्वेश्चनों को लगा सकते हो, 200 बार। और गलती से आपने 50-60 दिन भी लगा लिया तो वो सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो क्लास में ही बहुत कुछ सेट करने वाला हूं मैं, ठीक है, लेकिन वो भी सेट हो जाएगा। करें आगे बढ़ जाए। तो नोट्स अच्छे से बनाने हैं, और जहां कहीं भी, जैसे जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन में क्वेश्चन मिले, कहीं भी आप क्वेश्चन दिख जाए अकबर का, आपने देखा अच्छा अकबर के बारे में ये लिखा है, आपने देखा कि ऐसा तो नोट्स में लिखा ही नहीं हमने, तो वो एक पॉइंट छोटा सा लिख लेना आपको याद करने के लिए कि एग्जाम में, एग्जाम रिलेटेड रिलेवेंट पॉइंट होना चाहिए। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग, तो ये आपको करना है। अब आज टॉपिक की बात करते हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। कहाँ से शुरुआत करें बताओ, 1 लाख साल पहले चले, हाँ, कुछ था ही नहीं, वापस आ जाते हैं, जहां से करना वहीं से करेंगे हम लोग, ठीक है ना, लगभग 2500-3000 साल से पहले। समझना इस चीज को आप लोग। मान के चलो हम यहां से हमने शुरू किया, और सपोज करना आप लोग कि हम यहाँ पे भी बैठे हुए 2000 कितना चल रहा है, 25 चल रहा है, ठीक है ना। अब 2025 चल रहा है, ये डिसीजन कैसे हुआ कि ये 2025 चल रहा है, कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन ये कैलेंडर है किसका, ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, यूरोपियन कंट्रीज का कैलेंडर है, अंग्रेजों का कैलेंडर है ना। तो उनके हिसाब से 2025 का क्या मतलब है, क्यों, देखो कैलेंडर बनता क्यों है, आप समझो इस चीज को। कैलेंडर बनता किसी इंपॉर्टेंट, कोई घटना होती है ना हिस्ट्री में, तो कोई बंदा अपने नाम का कैलेंडर शुरू करता है, और उसी दिन से वो उसको डे 1 मानता है, जिस दिन से ये घटना शुरू हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन इस्लाम रिलीजन बना, इस्लाम बोले तो जिस दिन मुस्लिम रिलीजन बना, इस्लाम बोलना ज्यादा बेटर है, उस दिन से उनका एक अपना खुद का कैलेंडर इशू हो गया, ठीक है। ऐसे ही सब रिलीजन का अपना अपना कैलेंडर है सबका, कई राजाओं ने तो अपने खुद के कैलेंडर भी इशू किए हुए हैं। नेपाल जो है, नेपालियों का अपना खुद का कैलेंडर होता है, समझ पा रहे हो उस चीज को आप लोग। आपके घर में भी एक कैलेंडर है जिसको विक्रम संवत कहते हैं, पंचांग, जिसमें डेट वेट देखते हो, महीना महीना देखते हो कि क्या कब होगा ये वो। लेकिन ये जो कैलेंडर हम देख रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आज डेट है हमारी 7 मार्च 2025,
ये कैलेंडर ग्रिगोरियन है, अंग्रेजों का दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग डेट को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि दिवस को, क्योंकि दिवाली हर दिन एक जैसी तो नहीं होती है ना। बट उनके हिसाब से दिन वो फिक्स रहता है उनका, समझ पा रहे हो आप लोग। अब ये जो आज चल रहा है 2025, ये उन्होंने शुरू किया तो कुछ मेन इंसिडेंट हुआ होगा, मतलब उनके कैलेंडर जहां से उनका शुरू हुआ है उस हिसाब से 2025 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। अब उनके जीवन में सबसे बड़ा इंसिडेंट क्या है, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वहां से हमने इसको माना, समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। तो यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म को हम लोग 0 मानते हैं, बिल्कुल 0, ठीक है ना। तो 0 के आगे 2025 ईयर्स हो चुके हैं हमें भी। अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे 7 मार्च को, लेकिन उससे पहले भी कुछ चल रहा था, उसके बाद भी कुछ चल रहा है ना, ये चीज है। तो अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, कि ऐसा था 1 मिनट के लिए कि अगर देखो सुनो एक चीज और, ये हमारा जो 0 है ये ईसा मसीह का जन्म है, और 0 से पहले वाला मीडियम क्या आप लोगों का, हिंदी, हिंदी है आपका, इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं। आपका आप किस में समझते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान सुनना आप लोग, ईसा मसीह का जो जन्म था ना, इससे पहले जो ये टाइम था, इसको कहते हैं ईसा पूर्व, क्या कहते हैं इसको, ईसा पूर्व, इसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जो बाद का टाइम है गाइस, ये होता है आपका ईसवी, क्या होता है, ईसवी, और इसको एडी कहते हैं। एडी का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस का, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत। इसका होता था एडिनो डोमिनी, क्या होता है इसका मतलब, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो उसका मतलब वही है जो आप कहना चाह रहे हो, लेकिन इसको आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं कहते इसको, ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप लोग। तो एडी बोलेंगे और क्या बोलेंगे इसको, 0 से बाद में नंबर बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 0 तक आने तक नंबर घटेगा, होता है नंबर लाइन पे माइनस और प्लस, तो माइनस तक घटता फिर 0 के बाद बढ़ता, वैसे सेम। अब आगे आ जाओ गाइस, 0 ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले, गाइस कितने साल पहले, 2500 बीसी में से लेकर के 1500 बीसी तक, गाइस इतने टाइम पीरियड में ना एक सिविलाइजेशन थी इंडिया में, जिसको कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते थे इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते थे इसको, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इन सबको बारे में बताऊंगा, पहले भी समझो इस चार्ट को आप लोग, ठीक है ना, पूरा सिलेबस इस चार्ट पे चलेगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात देखो, अब आगे देखो, 1500 साल हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कास्ट सिस्टम उतना था नहीं, ठीक है ना, कट्टर वाले स्टेटस लोग शेयर करते नहीं थे इंस्टाग्राम पे, है ना, समझ पा रहे हो ना आप लोग, देखते होंगे, ठीक है ना, वो चीज है। दो लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते थे रिलीजन वाइज, है ना, ये सब कुछ नहीं चलता था, मजाक नहीं चलता था, ठीक है ना। तो सोसाइटी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर समय चेंज हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो फिर टाइम आया हमारा 1500 से लेकर के 600 तक, 1500 से लेकर के मतलब 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, है ना भाई। और इस टाइम को कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कह लो, ठीक है। लेकिन ये जो वैदिक काल है गाइस, ये अकेला नहीं है, ये 2 हिस्सों में होता है गाइस, ये 2 हिस्सों में होता है। आपको पता दुनिया में कोई भी चीज जब बनती है ना, तो पहले इनिशियल स्टेज में होती है, फिर वो यंग होती है, फिर डिक्लाइन होती है, और फिर खत्म हो जाती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, है ना। ये कुर्सी की बात करते हैं, जब ये बना होगा तो इनिशियल स्टेज में होगा, फिर ये मजबूत हुआ होगा, फिर उसके बाद कुछ देर घिसेगा, फिर टूट जाएगा, खत्म कहानी। मारुति 800 जब आई थी ना मार्केट में, तो नई थी, लोगों ने खूब डिमांड की, यंग पे आई, इतने यंग पे आई कि लोग उसकी डिमांड बहुत ज्यादा करते थे, दहेज में वही चाहिए। फिर अब मारुति 800 को कोई पूछ नहीं रहा है। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर, चाहे कोई चीज हो, हर किसी का डिक्लाइन फेज आता ही आता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, पहले क्या था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर क्या था हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब ये वैदिक सिविलाइजेशन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक आपका होता है आपका ऋग वैदिक काल, और एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल, मतलब कि ऋग वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा, ऋग वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा, समझ पा रहे हो आप लोग। तो ऋग वैद तक तो ठीक था, लेकिन जब लेटर वाला, लेटर का हो गया बाद में, लेटर का क्या हो गया बाद में, तो हिंदी में इसको उत्तर कहते हैं। जहां पे इंग्लिश, जहां पे हिंदी में उत्तर लग जाएगा ना जिसके नाम क्या है, समझ लेना वो डिक्लाइन हो रहा है, खत्म हो रहा है,
जैसे मुगल काल तो ठीक है, लेकिन मुगलोत्तर काल का मतलब क्या हो गया, खत्म हो रहा है। गुप्त का मतलब तो ठीक है, लेकिन गुप्तोत्तर काल का मतलब क्या हो गया कि डिक्लाइन आ गया है। समझ पा रहा हूँ मीनिंग इसका? तो ये चीज है। तो उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या हो गया कि अब वैदिक काल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो अब सोसाइटी में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कास्ट बना दी है ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, 4 कास्ट बन गई। सोसाइटी में और भी बहुत सारे भेदभाव होते हैं, वुमेन्स के साथ भेदभाव हो रहा है ना, उनको पढ़ने नहीं दे रहे, जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ चीजें। तो सोसाइटी में अच्छा उसमें और क्या हो रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो आदमी संस्कृत बोलेगा वो तो इलाइट क्लास होगा, और जो आदमी संस्कृत नहीं बोलेगा उसको पूछेंगे भी नहीं हम। ये भी एक भेदभाव हो गया है ना। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, डिस्क्रिमिनेशन के बाद सोसाइटी में तो रिवोल्ट होगा फिर तो, है ना, कि जब आपको अधिकार होने के बाद जब आपको कहीं पे जाने नहीं दिया जाता तो आप फिर उसका विद्रोह करते हो, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी को जब ट्रेन से बाहर निकाला टिकट होने के बावजूद, तो वो पूरे दिन उसी स्टेशन पर चलते, रात को उसी स्टेशन पे, है ना। तो ये चीजें क्रांति लेके आती है अंदर से, कि आपका अधिकार था फिर भी आपको जाने ना, अधिकार हो तो चलो समझ में भी आता है ना, कि कोई और रीजन या जो भी रीजन, लेकिन यहाँ पे तो अधिकार था। तो ये चीज है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम हुई, उसके कारण से क्या हुआ, 2 नए धर्म बनने चालू हो गए, ठीक है, नए धर्म बनने चालू हो गए। तो यहाँ पे ना कई सारे धर्म बने, उसमें सबसे पहले बना एक आपका जैन धर्म। क्या बना सबसे पहले, जैन धर्म। क्या बना, जैन धर्म बना, ठीक है। और एक धर्म बना गया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। मैं इनके हाँ सेम 600 में। लेकिन पहले कौन बना, ठीक है, और बाद में कौन बना, बौद्ध धर्म आते किसका दिमाग में ख्याल आता है, महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। और जैन धर्म आते कुछ आता है दिमाग में ख्याल, किसका, महावीर स्वामी का आता है। आपको पता महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध एक समय के लोग हैं, मतलब उन्होंने एक दूसरे को जानते होंगे वो लोग, ठीक है ना, कंटेम्परेरी हैं। लेकिन आपको पता है गौतम बुद्ध अकेले हैं जैन धर्म में, लेकिन सॉरी बौद्ध धर्म में, लेकिन जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है ना वो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में जो ऋषि होते उनको क्या कहते थे, तीर्थंकर, है ना। 24 मतलब उससे पहले 23 लोग और आए होंगे ना, और वो 4-4 साल भी रुके होंगे अगर, तो बहुत लंबा समय हो गया, तो 80-90 साल। समझ रहे हो। तो पहले कौन सा धर्म आया, जैन धर्म। फिर कौन आया, ये क्यों आए, क्योंकि सोसाइटी में क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, भेदभाव खत्म करना है। गौतम बुद्ध ने कहा कि महिलाओं को हम अपनी टीम में शामिल करेंगे, तो उन्होंने अपनी मौसी को शामिल किया, है ना। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के जो डाउन टू अर्थ लोग हैं जिनको सोसाइटी नहीं पूछ रहे, हम उनको भी शामिल करेंगे। तो ये इसीलिए तो हुआ ना ये सारा का सारा। अच्छा उसी समय गए, अच्छा ये बताओ मुझे भारत में कितने स्टेट्स हैं, वर्तमान में कितने स्टेट्स हैं भारत में, कुछ तो बोलो। 28 स्टेट्स। और यूटीज कितने हैं, 8। 8 यूटीज हैं, पहले 9 थे, तो दादर नगर हवेली और दमन को मिला दिया, तो अभी वर्तमान में 2808 है। एट द सेम गाइज उस समय इंडिया में ना 16 स्टेट्स थे। कितने स्टेट थे, उनको महाजनपद कहते थे। क्या कहते थे उनको, महाजनपद कहते थे, ठीक है ना। और वो सेम इसी टाइम पे 600 से शुरू होते हैं गाइज, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है गाइज 600 से लेकर के यहाँ पे, ये वाला जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है 600 से लेकर के यहाँ तक, नेक्स्ट 500 तक ले लो आप लोग, या 600 ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पूरा एरा एरा कौन सा हमारा, महाजनपद। कौन सा एरा है ये हमारा, महाजनपद एरा, महाजनपद एरा, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेट्स थे टोटल, ये जितनी बातें आज बता के भेजूंगा तो इसमें इसे 50-100 सवाल लग जाएंगे आपके एग्जाम में, 100 सवाल, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से सुनना। और हम इस चैप्टर के इस टॉपिक के एंड तक ये फ्रेम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ ये क्रॉस कर गया, इसी में चला गया, ईसापुर से कहाँ चला गया मैं, अभी ये मैटर नहीं है। तो एक एक करके भी तो इसको पढ़ेंगे, तो मैं तो अभी फ्रेम बना रहा हूँ बस आपके सामने, कि पता तो चले हिस्ट्री शुरू कहाँ से हो रही है। आपको पता ही नहीं फ्रेम कहाँ है, बस रैंडम आया पढ़ा दिया, तो कैसे पता चलेगा। तो ऊपर से ओवरव्यू लोगे तभी तो आइडिया पता चले कि यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, वहां पे जाना है, वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो महाजनपद एरा, अब ध्यान से सुनना आप लोग। महाजनपद, इस महाजनपद में 16 महाजनपद हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब अलग अलग राज्यों से कहीं ना कहीं से आए हुए हैं शायद, है ना। कोई हो सकता है यूपी से आया हो, कोई हो सकता है राजस्थान से आया हो, कोई हो सकता है बिहार से आया हो, कोई हो सकता है एमपी से आया हो, कोई हो सकता है कहीं से भी आया हो, है ना। सब के सब कहाँ आए हैं, दिल्ली में। क्या है ऐसा, क्यों आया हो दिल्ली भाई, मैं क्यों आया हूँ दिल्ली। खैर मैं आया नहीं हूँ, मैं तो पेरेंट्स से तो आना ही पड़ा, ठीक है, वो जहाँ जाएंगे वो जाना पड़ेगा,
लेकिन दिल्ली ही क्यों, कुछ और था, 28 राज्य थे, कहीं भी चले जाते हैं आप। तो दिल्ली इसलिए गाइस कि जिस देश की राजधानी जहां पे होती है ना, वहां पे हमें पॉसिबिलिटी है कि वहां पे हमें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। आज का कंसेप्ट नहीं है, हजारों साल पुराना है ना, कि राजा कहीं कुछ ना करे तो राजधानी में तो कुछ करेगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट की स्कीम कहीं लागू ना हो, यहाँ तो पता चल जाएगा ना। तो 10 मिनट में पिज्जा आ जाता, कभी मेरे गांव में मिलाओ पिज्जा तुम 10 मिनट में। फ्लिपकार्ट वाले 1 महीने में आते हैं वहां पे, 2 महीने में। ठीक है ना, ये सुविधा यही है कि 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जा रहा है, और कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, पुलिस दूर दूर तक नहीं आएगी। ठीक है, वो चीज समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। तो कैपिटल 16 महाजनपद है ना। और उन 16 महाजनपदों में सबसे पॉपुलर जो था गाइस वो था मगध। क्या था वो? मगध सबसे पॉपुलर। मतलब मगध इतना पावरफुल था कि जो मगध का राजा बन जाए, राजा सबके 16 के अपने अपने हैं, लेकिन ये कह दिया कि जो मगध का राजा बन गया ना, वो उन 16 पे भी कंट्रोल करेगा। ऐसा था। क्यों था ऐसा? क्योंकि मगध बहुत पावरफुल था, मगध से कोई टक्कर नहीं ले सकता। क्यों पावरफुल था? मगध को ना एक फिजिकल फीचर मिला हुआ था कि वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर आप पहाड़ पे ऊपर हो, कोई दुश्मन पहाड़ के नीचे, तो सुविधा किसको है? ज्योग्राफिकल फायदा किसको है? कारगिल वॉर में पाकिस्तानी ऊपर थे और हम नीचे थे, तो फायदा किसको था? तो पहले हमने उसको खत्म किया, तो भी खत्म कर ही दिया। फायदा उनको था तो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, बोलो, है ना, वो चीज है। तो एक मगध का फायदा बताया मैंने आपको कि मगध जरूरी क्यों है। मगध पे कोई अटैक क्यों नहीं कर रहा है? उनके पास हाथी बहुत ज्यादा है, वो भी एक सरदर्द है, सबके बड़ा जानवर है, मारता बहुत था। ठीक है ना, क्योंकि ये सब तो था नहीं ना, मिसाइलें वगैरह, तो सबसे बड़ा जो जानवर था वो वही था, कुछ चलते के रख देता था। तो उनके पास जो पहाड़ थे जो घिरे हुए थे, उनमें मिनरल्स निकल रहे हैं, आयरन निकल रहा है, जिससे वो हथियार भी बना ले रहे हैं। समझ। तो कोई दुस्साहस नहीं कर रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि मगध से आंख दिखा सके। तो जो मगध पे शासन करेगा वो सब पे शासन करेगा। समझ पा रहे हो आप चीज को? तो मगध ही हम लोग जो पढ़ने वाले हैं महाजनपद एरा, 16 के 16 पढ़ेंगे, लेकिन 16 में सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? और मगध ही पढ़ना है यार, आपको मगध ही पढ़ाया जाएगा कहीं भी और यहां भी। ठीक है ना, ऐसे मगध। ये अब देखो, ये जो मगध एम्पायर है, मगध कहां पे है? बिहार वाला इलाका। आपको पता है कि हिस्ट्री को ध्यान में रखना, पहली क्लास है। मैंने किसको बताया इन 16 महाजनपद में कौन इंपॉर्टेंट है? मगध। तो डेवलपमेंट ज्यादा कहां पे होगा? सबकी इंपॉर्टेंस ध्यान कहां पे होगा? राजा वहीं पे ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन समय के साथ साथ गाइस कैपिटल चेंज भी तो होती है, जगह चेंज होती है। भारत की पहले कैपिटल क्या थी? कोलकाता, दिल्ली आ गई, है ना, ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो पहले मगध था, ठीक है ना, पहले मगध था, लेकिन लगभग फर्स्ट एडी सेकंड एडी तक आते थे, मगध से शिफ्ट होकर के कन्नौज चला गया। फिर इस कन्नौज यूपी में, कहां पे? कन्नौज। तो अब मगध को कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब मगध की वैल्यू खत्म। आज दिल्ली शिफ्ट कर देना यूपी, तो दुनिया दिल्ली आना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि राजधानी क्या है? यूपी। तो रोजगार कहां मिलेगा? और वहां तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी डेवलपमेंट के चांसेस भी तो हैं। समझ पा रहे हो को? तो ये ऐसे ही नहीं आगे सारे के सारे जने, है ना, एक रणनीति के तहत हमें लाया गया है। ओके, आगे बढ़ जाए, क्लियर है अभी तक? आगे बढ़ते हैं। तो मगध पहले खूब फुल इंपॉर्टेंट था 16 महाजनपद में। बाद में क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? कन्नौज, यूपी, यूपी वाला इलाका। कन्नौज कोई महाजनपद नहीं है, बट आगे पढ़ेंगे। कन्नौज के बाद आप देखोगे धीरे धीरे चेंज होगा, शिफ्ट होगा ये, कभी कुछ हो जाएगा, कभी लाहौर हो जाएगा, मिडवेल में लाहौर हो जाएगा, फिर दिल्ली हो जाएगा, फिर दौलताबाद हो जाएगा, है ना। और जिधर होगा उधर डेवलपमेंट अपने आप ही होगी, क्योंकि वो कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो हम महाजनपद में कितने जनपद थे टोटल? 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। अच्छा, महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा महाजनपद है? मगध। अब महाभारत की जो किताब खोलोगे, हिंदूज की जो बुक है, होली बुक है महाभारत, है ना, उसमें यह कहा गया, अच्छा महाभारत में भी 16 महाजनपद हैं, वो यही वाला महाजनपद है जो हम मानते हैं, पढ़ाते हैं हिस्ट्री में, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है। वो कहते हैं हम इसको हिस्ट्री नहीं मानते, क्योंकि ये माइथोलॉजिकल बुक है, धार्मिक किताब है, और उसमें कुछ भी और भी हो सकता है। तो महाभारत के हिसाब से जो मगध का पहला राजा था ना, वो था आपका महाभारत के हिसाब से वो था आपका जरासंध। देखा था वो जो भीम ने जिसको 2 हिस्सों में फाड़ दिया था, ठीक है ना, जरासंध की स्टोरी अलग है, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानती, तो उसको आप लोग छोड़ दो, ठीक है ना। तो महाजनपद में किसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं ज्यादातर? मगध के ऊपर। अब मगध पे बहुत सारे वंश आएगा, टाइम टू टाइम बहुत सारे वंश है, तो उनको याद करना है। तो उनको याद करने की ट्रिक होती है हसीना माशुका, ग्रेट प्लेयर,
ठीक है ना, क्या लिखा मैंने, हसीना माशूका। ये कौन से एम्पायर्स है, कौन सी डायनेस्टी जो मगध पे रूल कर रहे हैं? मगध क्या है, एक महाजनपद, सबसे पावरफुल है क्या? जो मगध पे राजा करेगा, राज करेगा, वो सब पे राज। अंडरस्टूड है ये। अकबर जब, अकबर कह रहा हूं, ये जब अशोक जब राजा बना ना, ठीक है ना, अशोक जब, तो उस समय उसके पिताजी मगध के राजा थे। तो जब मैंने कहा ना जो मगध पे राज करेगा वो, तो एट द टाइम जब अकबर को डिक्लेयर किया गया कि ही विल बी द नेक्स्ट किंग, तो अकबर उस समय अवंती के गवर्नर बन के बैठा हुआ था। किसका गवर्नर? अशोक, सॉरी अशोक। अशोक किसका गवर्नर बन के बैठा हुआ था? अवंती का। अवंती एक अलग कैपिटल है। अवंती क्या है? एक अलग, मतलब कि महाजनपद है। क्या अवंती? अलग से एक महाजन, 16 महाजनपद बताया ना आपको, तो 16 महाजनपद में अवंती जो है वो बिल्कुल अलग है। तो एक बात बताओ मुझे, मगध का राजा अवंती का गवर्नर बन के क्यों बैठा है? मगध का जो राजा है वो अवंती का गवर्नर बन के क्यों बैठा है? क्या रीजन हो सकता है इसका? हाँ, कहीं रखा नहीं यार मैंने, कमाल हो गया। खैर चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो अभी आ जाएगा इमेज इमेज में, ठीक, कोई बात नहीं। चलो सुनो ध्यान से, मैंने बताया 16 महाजनपद है ना। मगध बिहार वाला इलाका है और अवंती इधर एमपी उज्जैन वाला इलाका है ना। अशोक राजा है मगध का, गवर्नर कहाँ पे बन के बैठा है? क्योंकि मैंने कहा ना जो मगध का बन गया वो सबका बन गया, कहीं भी जाके किसी के भी उसमें बैठ जाएगा और बताओ क्या चल रहा है, वो पूछ सकता है, रिपोर्ट दो, है ना, कितने मार्क्स आए थे लास्ट क्लास में, वो चीज है, ठीक है ना वो। तो अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट देखो आप लोग और क्या कह रहा है। तो ये सारा कुछ, तो ये मगध पे बैठने वाले राजा हैं। हसीना माशूका ग्रेट प्लेयर। इसमें जो जो एच ए लिखा है गाइस, क्या लिखा है ये? एच ए। इस एच ए का मतलब होता है गाइस हर्यंका डायनेस्टी। क्या? हर्यक वंश। क्या वंश? हर्यंका डायनेस्टी कहते हैं इसको, हर्यंका डायनेस्टी कहते हैं इसको। ये जो हमारा लिखा है एस आई गाइस, एस एच आई, इसको कहते हैं शिशुनाग। क्या कहते हैं इसको? शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, ये उसके बाद एन ए आगे गया, इसका मतलब नंद वंश। क्या गया इसका? नंद वंश। ठीक है, इसके बाद एम ए आ गया, क्या आ गया? मौर्य वंश। क्या हो गया ये? ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, इसके बाद एस एच यू आ गया गाइस। एक बात बताओ, ये जो वैदिक सिविलाइजेशन था, अपर कास्ट लोअर कास्ट की प्रॉब्लम थी, महिलाओं के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, जो संस्कृत बोलेगा उसको एसी वाला रूम मिलेगा, जो नहीं बोलेगा उसको नॉन एसी रूम मिलेगा, है ना, ये सारी बातें थी। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व था यहाँ पे। किसका वर्चस्व था? ब्राह्मणों का, ब्राह्मण अपर कास्ट में। तो उसको खत्म करने के लिए दो धर्म आए, जैन धर्म और ये जितने भी धर्म आए ना, ये सारे में से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मौर्य डायनेस्टी के बाद एक डायनेस्टी है शुंग और कर्णव। शुंग डायनेस्टी और एस एच यू लिखा है ना, तो एस शुंग क्या, कौन सी डायनेस्टी होगी हमारी? और के ए का मतलब क्या हो गया आपका? कर्णव। ये दोनों ब्राह्मण ही थे। कौन थे ये? ठीक है ना। तो इन्होंने बाउंस बैक किया ना इतने साल बाद। ब्राह्मणों का तो खत्म हो गया था मामला, लेकिन दो लोग फिर भी आ गए, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा दिन चले नहीं, फिर ये खत्म हो गया। उसके बाद जी आया। जी का मतलब पता क्या हो गया? जी का मतलब हो गया गुप्ता। अब ये जो चार वर्ण व्यवस्था थी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, उसमें गुप्ता जो थे ये वैश्य थे। वैश्य मतलब जो व्यापार करेगा, ठीक है ना। तो आपको कोई फ्रेंड जो गुप्ता लगाता हो, फलाना गुप्ता, बनिए जनरली इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और उसका ये आपका पल्लवा, क्या है आपका? पल्लव, ठीक है। इसके अलावा इसमें और आते हैं सातवाहन वंश भी आता है इसमें। क्या आता है इसमें? सातवाहन, और बहुत कुछ आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया आपको? 600 तक आ गए हम लोग। यहीं पे गए, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है। यहाँ 550 में गए इस्लाम धर्म भी ब्रैकेट में आ चुका है। दुनिया में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब इस्लाम धर्म धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और ये भी ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत जो है ना, अब इस दौर से गुजर रहा है कि भारत में छोटे छोटे राजा, बड़ा राजा कोई है ही नहीं, और छोटे छोटे की प्रॉब्लम ये कि आपस में ही लड़े जा रहे हैं वो। तो बाहर से जो इन्वेजन हो रहे हैं, तो पहला, फिर मुस्लिम धर्म भी आ चुका है,
तो पहला अटैक हो जाता है मुस्लिम्स में। अब देखो मुस्लिम्स का अटैक भी दो कैटेगरी में है, या तो अरब का अटैक होगा या फिर टर्किश का अटैक होगा, या तो तुर्की से लोग आएंगे या अरब से लोग आएंगे। तो पहला हुआ अरबों का अटैक। किसका हुआ? तो एक बंदा आया 712 एडी में। गए अब हम एडी में आ चुके हैं। 700 कितने में आया? 700। एक बंदा आया 712 एडी में। भैया इतने में तो बना लेता मैं। एक मुस्लिम इन्वेजन हो जाता है 712 में, और वो जो मुस्लिम इन्वेजन था वो कहता है मोहम्मद बिन कासिम। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है। समझ पा रहे हो आप लोग? 712। उसके बाद गई 1000 समथिंग में, 1010 के आसपास ऐसे एक बंदा आता है। दो बंदे आते हैं एक्चुअली, एक का नाम है गौरी और एक का नाम है गजनवी। एक का क्या नाम है? तो बच्चों के मन में रहता है कि सर पहले कौन आया, बार बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, है ना। तो देखो सुनो, एक एक कौन है? एक क्या बोला मैंने? गजनवी बोला। और एक क्या बोला मैंने? किसमें लेटर्स ज्यादा है? ऊपर में। तो जिसमें ज्यादा लेटर्स को ज्यादा तवज्जो दो उसको पहले रखो। तो पहले कौन आया? गजनवी। बाद में कौन आया? ठीक है। तो 1000 एडी में पहले गजनवी आता है, ठीक है। और गैस उसके लगभग 100-150 साल बाद कौन आता है? ये दोनों टर्किश है और ये अरब से है, ठीक है ना। 700 सीधे 700 से हम कहां पहुंच गए? सीधे 1000 पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सीधे 1000 पहुंच गए, ठीक है ना। कितने साल हो गए ये बीच में गैप? 3 साल हो, 300 साल, 300 ईयर्स हो गए ना भाई। इन 300 सालों में क्या हुआ पता ही नहीं है, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं और डिस्ट्रॉय भी हो गया। और ये 300 साल का इन्वेजन का। अच्छा गाइस, इसके बाद क्या होता है? गौरी आता है, और गौरी के आने के बाद गई 1206 की बात कर रहा हूं मैं लगभग, उसके नेक्स्ट 100 ईयर में आ गई, यानी कि 13 ईयर में आपका ये अलाउद्दीन खिलजी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ 300 ये 400 साल जो है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ एक देश ने झेला, राजस्थान ने, और राजस्थान के राजाओं ने, जो हिस्ट्री में सारा का सारा नदारत है। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको कोई ऐसा नहीं बता रहा कि हिंदू मुस्लिम का सीन या कुछ ऐसा, हमारा से कोई लेने देने नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो 400 साल का इतिहास नहीं है, ठीक है ना। इन 400 साल में किसने झेला सबसे ज्यादा? किस राज्य ने सबसे ज्यादा झेला? कभी मेवाड़ के राजा झेल रहे हैं, कभी जयपुर के राजा झेल रहे हैं, कभी फलाना कभी फलाना। राजा अभी भी वहां भी अभी भी हैं, आप लोग कभी यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे शायद, है ना। और उसके बाद गए तो इन अरब इन्वेडर्स को लगभग 400 साल लग गए राजस्थान क्रॉस करने में, सिर्फ 400 साल, 400 ईयर्स। और वो किसने झेला? राजस्थान है। और अगले 100 ईयर में वो राजस्थान जैसे ही क्रॉस करते हैं सीधे साउथ तक पहुंच जाते हैं, वहां का मतलब कि साउथ इंडिया तक। मतलब रेशियो देख रहे हो आप लोग, 400 साल में राजस्थान क्रॉस कर रहा है और अगले 100 साल में पूरा साउथ इंडिया कैप्चर है। तो कह सकते हैं ना कि झेला है, राजस्थान ने झेला है। अब आपको मैं बताता हूँ कहानी। एक ना जगह थी राजस्थान में, मेवाड़, सुनिए, मेवाड़। मेवाड़ के अंडर में ना एक और जगह आती थी जिसका नाम था चुंडावत। क्या जगह थी? चुंडावत के एक राजा थे हुए, और जिस दिन राजा की शादी जिस दिन हुई ना, राजा ना अपनी वाइफ से बहुत पसंद करते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। जैसे ही शादी हुई, नेक्स्ट डे राजा का अपॉइंटमेंट होगी कि भाई आपका युद्ध यहाँ पे हो गया, आपको जाना पड़ेगा। होता है सब फिल्मों में सीन होता है। तो राजा को जाना पड़ा, लेकिन राजा का अट्रैक्शन कहाँ पे है? नई शादी पे, ठीक है। तो राजा कहते हैं, जब राजा जाता है ना, तो अपनी रानी को ना, जब युद्ध भूमि पहुंच गया तो 1-2 दिन लड़े, कहते हैं मन नहीं लग रहा, एक काम करो मेरी रानी को बोलो कि कोई अपना ना कोई निशानी मुझे भेजे, ताकि मैं उसको याद कर सकूं और इनको खूब मारूं और वापस आऊं, ठीक है ना। तो जब ये बात रानी को पता चली, तो रानी ने एक थाल मंगवाई, थाल, ठीक है ना, और एक तलवार मंगवाई, और उन्होंने अपना सर काट के राजा को भेज दिया, ठीक है। राजा खून खोला होगा कि नहीं खोला होगा? मारा होगा कि नहीं मारा होगा? उस रानी को कहते हैं हाडी रानी। क्या कहते हैं उसको? हाडी रानी। सर्च कर लेना कभी गूगल पे, हाडी रानी। एक औरत की फोटो आएगी जिसके, कभी शायद देखा भी हो घूमते फिरते, जिसके इसमें क्या नाम है, थाली में जो है सर रखा हुआ है और दूसरे हाथ में तलवार है, ठीक है ना। तो राजस्थान ने कुछ ऐसे झेला है 400 साल। राजस्थान देखो, औरतों को किस लिए याद करते हैं? या तो उनकी खूबसूरती के लिए या उनकी ब्रेवरी के लिए, और तो कुछ है नहीं, है ना। आदमियों को सिर्फ ब्रेवरी के लिए, खूबसूरती के लिए कौन याद करता है ना। मुंह दिखाई में कुछ मिलेगा कभी आपको? कभी कुछ नहीं, 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, वो चीज है। समझ पा रहे आप लोग इस चीज को? तो राजस्थान में जो औरतें हैं, उसके पति भी जा चुके, पिता भी मर चुके हैं युद्ध में,
पति भी मर चुका है, भाई मर चुका है, और अपने बच्चे को तैयार करेगी तू भी बड़ा हो जा फटाफट, 13 साल का जैसे होगा, 13 साल का जैसे होगा तुझे युद्ध में जाना है। ठीक है, ये कहानी चल रही, तो इतना झेला राजस्थान ने, समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। तो कभी आपको फुर्सत मिले तो जाए, वैसे हम पढ़ेंगे जब, तो आएंगे जब, तो बताऊंगा उसके बारे में और डिटेल में। आगे बढ़ जाए। तो ये सब कुछ हुआ, उसका गजनवी आता है, गौरी आता है। पहले कौन आता है कि गौरी, गजनवी, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अब देखो गजनवी आया, गौरी आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये आते हैं ना गाइस, तो अच्छा एक चीज और, इसी के बीच में ना गाइस, आप मत समझो कि मुस्लिम अटैक हुआ, इससे पहले ही भारत में अटैक हो चुके हैं। यहाँ पे लगभग गाइस इसके अराउंड में, है ना, 0 के आसपास फर्स्ट एडी और बीसी में फॉरेन इन्वेजन भी होते हैं अंग्रेजों के। उसमें नाम है आईएसपी के, क्या नाम है, मतलब इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, पार्थियंस। सर एडजस्टमेंट बंद कर देना जरा, इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, पार्थियंस और कुषाण। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेजन यहां पे हो रहे हैं गाइस, आईएस, ठीक है, विदेशी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये मुस्लिम्स हैं जो आ रहे हैं हम, ठीक है ना। अब आगे बढ़े इसके बाद, अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या होता है, अब ध्यान से सुना। गौरी पहले गजनवी फिर गौरी। अब गौरी गजनवी का मैटर क्लियर है, वो कहता है मुझे पैसा चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आता है ये गजनवी, आता है पहले 17 बार भारत पर अटैक करता है। कितनी बार, 17 बार। सोमनाथ मंदिर को तोड़ देता है। आजकल आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी, 2 पत्थर आपस में से चिपक रहे हैं गैप पे, देखा ऐसा कुछ रिसेंट में, ऐसा कोई वायरल वीडियो। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि वो शिवलिंग के पार्ट्स हैं जो आपस में मैग्नेटिक हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ में जो शिवलिंग था वो मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से, कुछ मैग्नेट, तो वो हवा में था। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है। मैं पढ़ाने के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे कभी कभी ना क्लास में ग्लोब की जरूरत पड़ती है जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मुझे ज्योग्राफी पर्सनली पसंद आ गई है, ठीक है, हिस्ट्री भी बहुत पसंद है, 3 डेलीगेशन से पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो मैं ज्योग्राफी, तो मुझे एक बड़ा अच्छा मैप चाहिए था, तो मैं ढूंढते ढूंढते अमेजोन पे मैंने एक ऐसा मैप ढूंढा गाइज, जो कि ना ऐसे रखा हुआ प्लेट के ऊपर, और उस पर ग्लोब लिखा हुआ, वो किसी चीज से टच हवा में हो, समझ रहे हो, और वो ऐसे राउंड हो रहा है। वो बजट से बाहर था इसलिए मैंने छोड़ दिया, वरना बजट में होता तब तो घुमा रहा होता मैं। बताओ तो शिवलिंग ऐसे भी घूम सकता है जैसे जैसे ये घूम रहा है, कोई बड़ी टेक्निक तो है नहीं, मैग्नेटिक तो है। ठीक है, ये चीज है। तो गजनवी का पर्पस आता है, पैसा चाहिए, सोमनाथ को लूट लिया ये वो, ठीक है, उसका रिलीजन से कोई खास लेना देना। फिर आता है गौरी। गौरी के 2 मैटर है, पैसा भी चाहिए और हमें रिलीजन भी स्टैब्लिश करना। वो चाहता है कि भारत में इस्लाम रिलीजन एक्सपेंड हो, ठीक है ना, क्योंकि बन चुका था, एक्सपेंशन अब चालू होगा। तो जब गौरी गजनवी आया गया, खत्म हो गया, जब गौरी गया ना, तो उसने अपना एक बंदा बैठा दिया यहाँ पे कि भाई तू बैठ और मेरे को टैक्स भेजता रही हो। क्या भेजता रही हो, टैक्स, ठीक है। और वो गौरी का गुलाम था। क्या था वो गौरी का, इसलिए जो पहला वंश बना उसको गुलाम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं। लेकिन गाइस अब ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला गौरी वाला, ये जो आप गौरी वाला टाइम पीरियड देख रहे हो गाइस, 1206 गाइस, कितना, 1206, 1206, यहां से लेके गाइस यहां तक, यहां से लेके यहां तक, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं मैं, या यूं कह लो यहां से लेके गाइस 1857 तक। कहां तक, 1850, मतलब 1206 से लेकर के 1200, ये हमारा होता है गाइस मिडवल इंडिया। क्या होता है ये, मिडवल, यानी कि मध्यकालीन भारत। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत। तो ये 600 साल का, लेकिन ये मध्यकालीन भारत को भी 2 हिस्सों में बांटा, जैसे वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटा था। कौन सा वाला, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, है ना, ऋग वैदिक लेटर वैदिक, वैसे इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया। उसमें 1206 से लेकर के 1526 गाइस, 1206 से लेकर के 1526 और 1526 से 1800। तो ये जो 1206 से 1526 है, इसको कहते हैं सल्तनत काल। क्या कहते हैं इसको, सल्तनत काल, जिसमें ये जो बंदे आए थे ना, गौरी गजनवी और भी जो आए थे, उन्होंने राज किया यहाँ पे, ठीक है ना। और सल्तनत काल में जितने बंदों ने राज किया, उसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसको याद करने की ट्रिक है गुड़खा तस्लिम, है ना, गुड़खा तस्लिम है। तो जी का मतलब क्या हो गया आपका, जी का मतलब हो गया गुलाम वंश, ग का मतलब गुलाम, ख का मतलब क्या हो गया आपका, खिलजी वंश, ख का मतलब क्या हो गया आपका, त का मतलब क्या हो गया पता आपको, तुगलक वंश, त का मतलब क्या हो गया, तुगलक वंश। स का मतलब हो गया गाइस सैयद वंश, स का मतलब क्या हो गया आपका, ल का मतलब हो गया लोधी वंश। लोधी गार्डन देखा है ना, लोधी गार्डन सुना है, तो ये नहीं की देन है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। उसका ये म जो लिखा है ना गाइस, ये म जो है एक्चुअली में ये इसलिए सल्तनत काल में नहीं आता, ये यहां से शुरू होता है, दैट इज मुगल। म का मतलब क्या है,
मुगल। और ये पूरा 1526 से 1800 किसका शासन रहा है? मुगल का। तो मुगलों को सल्तनत में नहीं देखते, क्योंकि ना तो ये टर्किश थे, ना ये अरबी थे। ये तो चंगेज खां और आपका ये चंगेज खां जो कि मंगोलिया का राजा था, मंगोलिया का शासक था, और आपका ये नादिर शाह, इनके दोनों से इन दोनों की वो था। तो इनका ना तो ये अरब के थे ना ही टर्की, इसलिए इनको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब मुगलों का शासन चलता है। मुगल समझे ना आप लोग? तो मुगलों में अगर हम देखेंगे इसके मुगलों में पहले कौन आया, तो कह देना मुगलों का सीक्वेंस होता है भजता। क्या होता है सीक्वेंस? भजता। इसमें बी का मतलब क्या हो गया पता आपको? इसमें बी का मतलब हो गया बाबर। बी का मतलब क्या हो गया? बाबर। एच का मतलब क्या हो गया आपका? हुमायूं। एच का मतलब क्या हो गया? हुमायूं। ए का मतलब हो गया गाइस आपका अकबर। ए का मतलब क्या हो गया आपका? अकबर। जे का मतलब हो गया गाइस जहांगीर। ठीक है ना? और एस का मतलब हो गया आपका शाहजहां, शाहजहां। और ए का मतलब क्या हो गया आपका? औरंग। सुना ना? हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। सुना नहीं? संभाजी महाराज की जो मूवी आई है अभी, देखो दिखा रहे मूवी में, है ना, प्रोमो चल रहा है ना अभी। तो औरंगजेब का उनसे बड़ा कलेश था शिवाजी का, और शिवाजी के बेटे का। शिवाजी से कलेश था, शिवाजी के बेटे से यूं कलेश हो गया कि औरंगजेब के बेटे ने बगावत कर दी थी। ठीक है ना? औरंगजेब के बेटे ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया, और संभाजी ने उसको हवा दी। ठीक है ना? औरंगजेब के बेटे, और देखो औरंगजेब ने खुद अपने पिताजी को अरेस्ट किया था, शाहजहां को। तो एक तो बेचारा औरंगजेब को लेट गद्दी मिली थी, फ्रस्ट्रेट हो चुका था वो, 40 साल का हो गया, पिता जा नहीं रहा है, मेरा नंबर कब आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था, मोमेंट बताऊंगा आपको मैं। ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है ना? चारों के चारों को निपटा दिया था। मुगलों की प्रथा है एक्चुअली, जब शाहजहां बूढ़ा हुआ ना, तो उसने कहा कि उसने अपने बड़े बेटे को राजा बना दिया। बड़ा बेटे का नाम था दारा शिको। क्या नाम था? कह रहा दारा राजा बन जाएगा। ये खबर सब में चली। ठीक है? ये खबर अब ये बताना नहीं चाहता, वही आपने बोल दिया, बता रहा हूँ मैं आपको। ये खबर सबको, सबके बीच में चली गई, है ना? चार भाई थे इसके। एक का क्या नाम था? एक का नाम था दारा, एक का नाम था सूजा, शाह सूजा। एक का नाम था, क्या बताया मैंने आपको? औरंग। और एक का नाम था मुराद। एक का क्या नाम था? मुराद। और एक जयपुर एक जगह है गाइस, वहां पे क्या है? जयपुर एक जगह है, आपको पता भी है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग। शाहजहां ने किसको राजा डिक्लेयर किया? ऊपर आगरा में दारा बैठा हुआ है, ये बंगाल में बैठा है, ये साउथ में बैठा है, और ये गुजरात में बैठा है। भारत का नक्शा है ना ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है? तो राजा किसको डिक्लेयर किया गया? और भाई दारा है तो मुस्लिम, लेकिन जनेऊ पहनता है। प्रॉब्लम ये है उसकी, रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, मंत्र भी पढ़ रहा है ना? तो ये तो नकली मुस्लिम हो गया फिर तो, औरंगजेब की नजर में। ठीक है ना? तो अब जैसे ही पिता ने डिक्लेयर किया कि दारा राजा बनेगा, तो औरंगजेब ने कहा भाई ये कैसे हो गया? मुगलों की तो प्रथा है कि जब तक मारेंगे नहीं भाइयों को, तब तक डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका शुरू से चलता आ रहा, डिक्लेयर रहता होगा, पहले भी हुआ था, आगे भी होता। ठीक है ना? तो जैसे ही दारा को डिक्लेयर किया, लड़ाई का माहौल बना। ठीक है ना? तो जयपुर का एक राजा था जो इनके अंडर में काम करता था, उसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। दारा सिको राजा था उस समय, डिक्लेयर हो चुका था। दारा सिको ने कहा कि जय सिंह भाई जा, इसको बताया, इसको रोक भाई। ठीक है ना? तो जय सिंह जाता है, कहाँ जाता है? जय सिंह जाता है, और जाता मालवा में। कहाँ जाता है? करंट का एमपी है ये, मध्य प्रदेश। और ये औरंगजेब, जब ये डिक्लेयर होता है ना ये सब कुछ, औरंगजेब लेटर लिखता मुराद को, कहता भाई मुराद तूने सुना क्या हुआ? मुराद कहता हाँ भैया सुना, बड़ा पता चला मुझे कि बड़े भाई साहब को राजा डिक्लेयर कर दिया। कह रहा लेकिन मुराद हम चारों भाइयों में मेरे हिसाब से एक ही बंदा योग्य है, और वो है मुराद, मेरा छोटा भाई। समझ पा रहे हो आप लोग? इसे लॉलीपॉप देना कहते हैं। ठीक है? तो मुराद को वो कन्विंस कर लेता कि चल भाई उसको जरा देखें, है ना? नहीं नहीं, उसको चल देखते हैं, उसको राजा हटाएंगे और तेरे को राजा बैठाएंगे। मुराद आ जाता, कहता ठीक भाई आप कह रहे हो तो ठीक होगा, चलो। तो इधर से मुराद और इधर से औरंगजेब कहाँ पे जाते हैं? वहां पे कौन इंतजार कर रहा है? जय सिंह। और जय सिंह बहुत खतरनाक राजा है भाई, बहुत खतरनाक। ठीक है ना? इसकी कहानी बता दूंगा तो आपको, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। अब होता क्या है कि जय सिंह सामने बैठा हुआ है, और सामने औरंगजेब और मुराद बैठे हुए हैं, लेकिन जय सिंह बहुत पावरफुल है, दोनों मिलकर भी उसका सामना ये लोग नहीं कर सकते। तो औरंगजेब समझदार करेगा, रुक जा बात कर। अच्छा, औरंगजेब जब जय सिंह से मिलता है ना, तो औरंगजेब कहता है कि भाई मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, शाहजहां की, सुनने में आया कि वो जाने वाले हैं, तो
मिल लेते हैं आखिरी बार। तो जयसिंह ये देख के बड़ा भावुक हो जाता है, कितने संस्कारी बच्चे हो। तो हिंदू राजा है ना जयसिंह, तो ऐसी बात आता है इमोशन में, कहता कितने संस्कारी बच्चे हैं, पिता से मिलने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन एक काम करिए, 50,000 की सेना लेके क्यों जा रहा है? पिताजी से मिलने जा रहा हो तो 50,000 की सेना लेके, एक काम कर, इसको छोड़ जाए पे, मैं देख लूंगा, तू वैसे चला जा, ठीक है। तो इस पे वो एग्री नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका तो इरादे कुछ और है, पिताजी तो ठीक है ना। तो कहता है ठीक है, एक काम करते हैं भाई, 50,000 की सेना है, इसको अरेंजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन का टाइम दो। तो एक तरफ जयसिंह का खेमा बना हुआ है, एक तरफ औरंगजेब का खेमा बना हुआ है, ठीक है। अब औरंगजेब दिमाग लगा रहा है कि कैसे इसको जो है हटाएं, ठीक है ना। तो औरंगजेब देखता है कि जयसिंह का ना एक अपना, उसका एक खुद का जो मेन सेनापति है मिलिट्री का, वो मुस्लिम है, मीर बख्शी, ठीक है ना। तो उसको बुलाता है वो पीछे से, और कहता है क्या मीर तू हिंदू हो गया क्या? यूं कहता है मीर तुझे बधाई हो हिंदू होने की, और मीर मीर जो है वो ईमानदार से मुस्लिम है, नमाज पढ़ता है, सब कुछ करता है। कहता तेरा दिमाग खराब हो गया, सटिया गया तू, मैं तो मुस्लिम हूं, तू मुझे हिंदू क्यों बोल रहा है? कहता तेरा वो भाई तो जनेऊ पहन रहा है ना, रामायण महाभारत पढ़ रहा है, और ये मंत्र पढ़ रहा है, दिन भर ये यज्ञ कर रहा है ना। तो कह रहा है और उसने भेजा भी किसको है? हिंदू राजा को ही भेजा है, तो तुम सब तो हिंदू होने वाले हो। उसको दिमाग में पट्टी पढ़ा के उसको अपनी टीम में बुला लेता है, किसको? मीर बख्श को, है ना। अब ये मीर बख्श किसी साइड चला गया है। अब वॉर के एक दिन पहले सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब कमजोर कौन है? जयसिंह। और मजबूत कौन है? औरंगजेब। जयसिंह लेकिन तो भी खतरनाक आदमी है भाई। वो कहता है कि भाई या तो वीर गति या विजय, दो ही चीज, वापस नहीं जा सकते हम बैटल ग्राउंड से, चाहे कोई चला जाए। और लड़ाई के एक दिन पहले अगर मेन मिलिट्री कमांडर चेंज हो तो सिर्फ जीत हार नहीं, सारी बातें जाके बताएगा कि ऐसे अटैक करने वाले, वैसे अटैक करने वाले, इतना हमारे पास असला बारूद है, सारी बातें बोलेगा वो। तो सिर्फ हार पक्की है। जयसिंह तब भी लड़ता है और खूब लड़ता है, लेकिन जब जयसिंह के बंदे देखते हैं कि जयसिंह अब नहीं बचेगा, तो उसको जिस तरह से करते हैं, उसको कहते हैं भाई अब चलो यहाँ से, ये इनकी खुद की भाइयों की लड़ाई, इसमें हम पीस जाएंगे, है ना। और जयसिंह को जो है ना, दारा सिंह को ना गुजरात का लालच दे करके जो है उसको भेजा था कि आपको गुजरात मिल जाएगा, तब चलो। जयसिंह फ्री में थोड़ी जाएगा, ठीक है, ये हुआ। तो जयसिंह जो है को उसकी सेना बजा के, जयसिंह जाना नहीं चाहता, या तो विजय या फिर वीरगति, लेकिन जयसिंह की सेना क्या करती है, उसको बचा करके ले जाती है ना। और जयसिंह जाता है जयपुर अपने अपने राजा की, भाई हम तो हार गए, कोई बात नहीं, भाग के आ गए बल्कि, ठीक है। जैसे ही उसकी रानी को पता चलता है, जयसिंह की, जयपुर की रानी को पता चलता है इसकी पत्नी को, कि भाई मेरा राजा तो जो है वो युद्ध भूमि से भाग के आ गया है, ठीक है। तो वो राजा की 13वीं का लड्डू बंटवा देती है कि भाई ऐसा मान लो कि मर गया, इसकी एंट्री बंद कर दो। तो गेट बंद, 13वीं का लड्डू खा लिए सबने। अब जयसिंह जाके खोल रहा है कि भाई खोलो। कह रहा तो भाई कौन गेट कीपर कह रहा तू कौन? क्या मैं राजा जयसिंह। कह रहे जयसिंह के तो हमने 13वीं के लड्डू भी खा लिए, है ना। तो इतना मामला चलता, तो बाकी लोग रानी को समझाते कि महारानी ये तो बनना ही चाहता, हम बचा के लाए हैं, एविडेंसेस देते हैं उसको। तब जाके रानी कहते चलो ठीक है इसको आन दो। शाम के समय जब खाना जयसिंह खा रहा होता है, तो उसकी दासियां जो होती हैं वो बर्तन लगाती हैं, चांदी वांदी के, प्लेटें, सोने तानी की। तो जब, अच्छा, जयसिंह की जो पत्नी है उसका नाम भी जयसिंह ही है, नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू, है ना। तो सेम नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को जब खाना लगता है, प्लेट लगती है चांदी, तो पता है रानी क्या कहती है? कहती है भाई ये चांदी वांदी में तो आवाज आएगी तो हमारा राजा डर जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो क्या मैसेज आ रहा है? हमारा राजा डर जाएगा, क्योंकि ये तो युद्ध में से तो बड़ा कमजोर दिल का है ये, मासूम सा। तो जैसे उसके तरफ देते कहते बेबी चिल, ऐसा भी क्या हो गया, ठीक है ना, वापस चला जाता हूँ। वो छोड़ छाड़ के वापस चला जाता है, ठीक है ना। तो जो पहली लड़ाई इन लोगों की हुई थी ना, पहली लड़ाई उनकी हुई थी बहादुरपुर में, ठीक है ना। अब दूसरी लड़ाई होगी आगे, दूसरी लड़ाई में फिर होता है, लेकिन दूसरी लड़ाई में ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है ना, वो चीज है। तो इसकी बड़ी अच्छा, जब दारा सिकों को मार देता ना औरंगजेब, दूसरी लड़ाई में खत्म कहानी हो जाती है। तो अब राजा कौन है? दारा सिकों भाग चुका है अफगानिस्तान कहीं पे, ठीक है, वो प्लानिंग कर रहा है उधर से कम बैक करने की। अब राजा कौन बन चुका है? औरंगजेब। और जयसिंह अपने जयपुर में है। जयसिंह कहता है यार मुझे राजा से क्या मतलब है, मतलब कौन राजा बने मुझसे क्या, एक बार जो राजा बन गया हमें तो उसके लिए काम करना है, क्योंकि मनसबदार थे ये लोग जयसिंह वगैरह। तो अब राजा कौन है? औरंगजेब। और अब जयसिंह किसके लिए काम करेगा?
क्योंकि उसके लिए राजा के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन बैठा इससे थोड़ी है, पीएम का पद जरूरी है, कौन बैठा इससे थोड़ी है। कल को मैं बैठूंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे, ठीक है ना। तो औरंगजेब से जाके मिलता है, कहता भाई देखो वो तो पुराना कलेश था, मिट्टी डालो, है ना। तो औरंगजेब भी कहता है चलो ठीक है, क्योंकि जयसिंह बहुत पावरफुल और बहुत ही गट्स वाला राजा है ना। तो और ऐसे बहुत सारे कलेश होते हैं। एक दिन क्या हुआ, शिवाजी को पकड़ने के लिए जयसिंह को भेजता है, और जयसिंह शिवाजी को हरा देता है, पकड़ लेता है, पुरंदर की संधि हो जाती है शिवाजी से, ठीक है ना। शिवाजी ने भी तो नाक में दम कर रखा था उसके, औरंगजेब के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो औरंगजेब है जयसिंह की पोस्टिंग कर देता है अफगानिस्तान। कहाँ कर देता है, बिल्कुल उधर, ठीक है। क्योंकि जयसिंह उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। बहुत लंबी स्टोरी, आगे जब पढ़ेंगे तो बताइए, तो इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। कहानी सेट हो रही है दिमाग में। अब उसके कहाँ चला जाता है वो, अफगानिस्तान। जयसिंह कहाँ बैठा हुआ है, अफगानिस्तान। और इधर अब कह रहा है औरंगजेब, कह रहा है भाई चलो अच्छा हुआ मुसीबत गई, क्योंकि ये लड़ भी रहे थे आपस में लेकिन साथ भी नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है ब्रो यहाँ पे, ठीक है ना। सामने वाले पार्टी की स्कीम को खराब भी बोलना है, और जब खुद उसमें आ जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे, तो उसी स्कीम को फॉलो करवाएंगे। समझ पा रहे चीज को आप लोग। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे तो उनका आधार कार्ड देश के लिए खतरा है, जब वो सत्ता में आए तो उनका आधार कार्ड लिंक कराओ भाई, है ना, फलाना से लिंक कराओ, मोबाइल नंबर से लिंक कराओ, अकाउंट से लिंक कराओ, है ना। ये सारे काम इन्होंने किए, समझ रहे हो। तो ये सेम पॉलिटिक्स है ये। तो अब जयसिंह कहाँ पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान में, दूर पड़ा हुआ है, और इधर औरंगजेब फ्री है। अब औरंगजेब को एक टैक्स लगाना है, जजिया टैक्स। क्या लगाना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहा था जो बंदा, वो जयसिंह था, जो लगने नहीं दे रहा था, है ना। अब कराब लगाऊंगा मैं, ठीक है, वो हिंदू था। तो अब क्या किया इसने, औरंगजेब ने एक और ऑर्डर पास किया कि जयपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, जयसिंह वाले। अब जयसिंह का दिमाग उधर खराब हो रहा कि भाई अब मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि जितनी देर में तो मंदिर तोड़ेगा उतनी देर में मैं पहुंच के बचा नहीं सकता। मैं अपने ही राज्य का मंदिर नहीं मैं बचा सकता तो देश का क्या बचाऊंगा। जयसिंह का दिमाग खराब हो जाता है, शाम को वो पटक के बैठ जाता था वहां। फिर वो एक ऑर्डर जारी करता है, कहता है एक काम करो, अफगानिस्तान के सारे मस्जिद तोड़ दिए जाएं। क्या क्या ऑर्डर देता है वो, तो ये तो कर सकता है। उसने क्या ऑर्डर दे दिया वहां से, अफगानिस्तान के सारे मंदिर, ईरान के सारे मंदिर तोड़ दिया है, उधर पूरा एकदम मामला बराबर कर दो, जहां से वो लोग आए थे, जहां से उनका शुरुआत हुई है। जब ये बात औरंगजेब को पता चलता, कहता है वो भाई रुक जा, नहीं टूटेंगे, वापस बुलाओ इनको। क्योंकि अगर मस्जिद टूट जाते हैं तो औरंगजेब एक धार्मिक आदमी है, वो कट्टर धार्मिक है लेकिन वो धार्मिक आदमी है। और जैसे ही मंदिर टूटेंगे, मस्जिद टूटेंगे, तो मस्जिद में जो उलेमा और जो बड़े बड़े ये लोग हैं वो औरंगजेब का जीना मुश्किल कर देंगे, औरंगजेब को सीट से हटा देंगे, औरंगजेब की कोई इज्जत नहीं करेगा, ठीक है ना, समझा रहे हो लोग। तो प्रोग्राम इस तरह के दिमाग चलाया कि भाई, ठीक है ना, तो ना तो मंदिर टूटे ना मस्जिद, लेकिन रुक गया मामला, वरना एक तरफा मामला हो जाता, ठीक है। उसके बाद एक दिन उधर ही वो लड़ते लड़ते बेचारा जयसिंह जो है, उसकी डिप्लॉयमेंट ऐसी, जो ज्यादा कलेश करता था उसकी ट्रांसफर कहाँ पे करते थे, कहीं, है ना, दूर कहीं कर देते थे, वहीं खत्म करो इसको। तमिलनाडु नहीं, अरब अफगानिस्तान, उधर से तो अटैक होते थे ना, वो अटैक तो ऊपर से ही होंगे ना, भारत नीचे से तो पानी से गिरा हुआ है। बात समझ में आई आपको। तो ये क्यों पूछा आपने मुझसे ये सवाल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने क्यों पूछा कि औरंगजेब क्या बोला था ना, इसका भाई था एक। अब देखा भाई को बचाते बचाते क्या हो गया, ये पूरा का पूरा महाभारत चलेगी ना। ये मुराद का तो मैंने बताया नहीं, सूजा का तो मैंने बताया क्या हुआ इसका, इसको सुझा दिया था इसके, ठीक है ना, बहुत सुझा था। जयसिंह ने इसको भी मारा था, जयसिंह ने इसको मारा था। जब औरंगजेब राजा बन गया ना, तो उसने सूजा ये फिर से आ गया, वापस से अटैक करते हैं। तो जयसिंह ने प्लानिंग की कि यार, औरंगजेब ने ऑर्डर दिया जयसिंह को कि जा भाई इसको मार, किसको, सूजा को। अब जयसिंह जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो जयसिंह के दिमाग में चल रहा है यार एक बात बता, उस दिन अगर ये मेरा सेनापति इससे ना मिलता तो ये हालात ही क्रिएट ना होते। औरंगजेब की क्या हैसियत है, ये कुछ नहीं है, बंदा ऐसी ही है। तो वो जाता है और सूजा को कहता है कि सूजा भाई ऐसा है, मैं तेरी टीम में हूं। मैं किसकी टीम में हूं, ठीक है। जैसे ही कल तेरे पे औरंगजेब अटैक करेगा, औरंगजेब की सेना अटैक करेगी, एट द सेम टाइम मैं पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दूं, तू आगे से कर दियो, खत्म। लेकिन ये सूजा ना बहुत अय्यास टाइप का आदमी है। कैसा है, अय्यास टाइप का आदमी है, ठीक है ना। वो तो टाइम पे अटैक कर देता है सुबह 10 बजे, ये आता 2.5 घंटे बाद चिल करके। तुम इसकी नींद नहीं करी लास्ट नाइट पार्टी से, जो हैंगओवर हुआ था इसका वो उतरा ही नहीं, वो लेट उठता है थोड़ा, ठीक है ना। तो और सूजा, ये जो राजा है जयसिंह, औरंगजेब की सेना को मारता है, उसका धनवन लूट के चला जाता है औरंगजेब को। तो भी औरंगजेब उसको कभी सजा नहीं देता, सजा देने की हिम्मत ही नहीं उसकी, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो चीज है। तो और उसके 2.5 घंटे बाद कौन आ रहा है,
उस 2.5 घंटे में जो औरंगजेब की सेना वो फिर से वापस से खड़े हो जाती है, अरे ठीक हो कोई नहीं है। अब फिर कौन आ गया, अब सूजा को फिर सुझा देते हैं वो, फिर मारते हैं वो उसके, सूजा दूसरी बार भी पिटता है, समझ रहे हो लोग, सूजा के सुझाते उसको भगा दिया, सूजा का पता ही नहीं चला आज तक कहाँ गया वो, कि वो म्यांमार भाग गया, कि वो बांग्लादेश से उधर ही, तो वही है ना कि वो थाईलैंड में थाई मसाज करा रहा है, क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सूजा का कोई इतिहास में कोई जिक्र नहीं है क्या हुआ, दारा शिकोह का उसने बहुत बुरा हाल किया था औरंगजेब ने, ठीक है। अब जब औरंगजेब की सेना को जब मारा, सूजा लेट आया, अब जयपुर ये तो फंस गया बेचारा, लूट करके, कह रहा कोई बात नहीं, ना है मैं सारा धन लेके जा रहा हूं। तो औरंगजेब की सेना को लूटा था इसने पीछे से अटैक करके, और वो धन लेके जा रहा था, और बीच में एक जगह पड़ती थी गाइस आगरा, बीच में जगह पड़ती थी आगरा। तो जब जयसिंह जब जा रहा था ना अपना, जब जयसिंह वापस जा रहा था तो उसको आगरा से होकर जाना था, और आगरे में बैठा हुआ था औरंगजेब का मामा, औरंगजेब का मामा बैठा हुआ था। जैसे ही उसके मामा को पता चला कि जयसिंह आ रहा, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। लेकिन जयसिंह ने आगरे पे अटैक नहीं किया, वो साइड से निकल के कहाँ चला गया, वापस जयपुर चला गया। तो वापस से उसको जो है थोड़ा चैन आया, ठीक है, ये चीज को। और उसके 2.5 घंटे बाद सूजा आया, तो सूजा से वापस मारा औरंगजेब ने, फिर उसको निपटाया, ठीक है, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद ये सारा सेटल हुआ। सूजा का अलग केस है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जितने इंटरेस्टिंग से हमने किया ना, उतने ही इंटरेस्टिंग से हर चीज है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो कहानी बता दी ये छपी रहेगी, अब इसमें क्वेश्चन डालने बस PYQ के, ठीक है ना, कि पहला बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, इजली अब याद रहेगा चीजें, ये चीजें। अगर खाली फैक्ट लिखवा दूंगा तो याद नहीं रहेगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था गाइस, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये अब आ गया मुगल हमारा, तो मुगलों का क्या सीक्वेंस हमारा बचता, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब यहाँ पे एक और धर्म आ चुका है 1400 में, सिखिज्म। क्या आ चुका है, सिख धर्म। 1468 1468 के राउंड में मान के चलो, सिख धर्म आ चुका है, ठीक है ना। और सिख धर्म भी अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन इनकी दो, इसमें जो ये जो आपके ये जो है, इसमें दो लोग जहांगीर और औरंगजेब, इनका सिखों से लड़ाई हो जाती है इनकी, है ना। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव, और सिखों के कौन से गुरु, 10वें गुरु आई थिंक, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, है ना। तो 5वें गुरु को औरंगजेब जो है सजा देता है, मौत की सजा देता है, और 10वें गुरु को औरंगजेब जो है वो, 5वें गुरु को जहांगीर सजा देता है, और 10वें गुरु को जो है वो औरंगजेब देता है धर्म ना स्वीकार करने के चक्कर में, है ना। शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में देखते हो आप लोग, पुरानी दिल्ली में, वहां पर उनका सिर जो है वो अलग कर दिया गया था, तो इसलिए उसको शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। लेकिन जब आप कभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सेंट्रल सेक्रेटरी जाओगे, प्रेसिडेंट ऑफिस के पास एक गुरुद्वारा है रकाबगंज, है ना, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है वो। तो रकाबगंज गुरुद्वारा में उनका धड़ रखा गया था कुछ दिन, वहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, ठीक है, इस बात स्टोरी, क्योंकि पहले वो वहाँ पे गाँव प्रेसिडेंट हाउस तो अब बना ना, ये हाँ, तो वो आए थे कि भाई पहले हमारा करो फिर उनका करो, ठीक है। ये चीज़ है, आगे बढ़ जाए, ये पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। आगे तो ये खत्म हो गया। अच्छा, औरंगजेब के बाद क्या और राजा आए क्या, हाँ और भी राजा आए, बहुत सारे राजा आए, लेकिन कुछ कुछ महीनों के लिए, ठीक है ना। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या शुरू हो जाता है हमारा 1800, अब यहाँ से हमारा मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है, और अब कहाँ पे बैठे हम 2000। और लेकिन मॉडर्न इंडिया में भी गाइस 2-3 हैं, आप 1900 समथिंग के अराउंड से ना 1920 मान लो आप लोग, 1920 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है ना गाइस, इसको अंबेडकर एरा भी बोलते हैं। ये अब हमारा क्या चुका है, ये अब हमारा आ चुका आधुनिक भारत, क्या चुका हमारा अब आधुनिक भारत की मॉडर्न। तो एंशियंट पूरा बता दिया मैंने आपको, मिडिवल पूरा बता दिया, और मॉडर्न भी पूरा बता दिया, ठीक है। मॉडर्न में आगे पढ़ेंगे अब धीरे धीरे, है ना। मॉडर्न में याद करने वाली चीज ज्यादा है, स्टोरी कम है, ठीक है। स्टोरी है उसमें भी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो आपने देखा आज, इससे आइडिया लग जाएगा हिस्ट्री का, लग जाएगा ना। तो जब आप अपने हिस्ट्री का नोट्स बनाना ना, तो स्टार्टिंग के पेज पे आप कोशिश करना ये बना सको तो पॉसिबल, साफ साफ जैसा भी लगे, जरूरी नहीं एक ही चार्ट पे। दूसरी बात, हिस्ट्री के 2-4 पन्ने ब्लैंक रखना स्टार्टिंग में, जो मेन इवेंट है ना, डेट्स, वो वहीं पे लिख लेना, और उसी को पढ़ते रहना, रिवीजन जब चालू करोगे तो, ठीक है ना। और उसके बाद पीछे तो कहानियां लिखी जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, तो ये सब कुछ अब हमें यहाँ से शुरू करना है, आप यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और यहाँ से शुरू करें अब। तो हिस्ट्री अब शुरू करते हैं, ठीक है ना।
नारियल वारियल फोड़ लेते हैं थोड़ा सा। आओ देखो सुनो, अब शुरू करना है गाइज हमें, क्या शुरू करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन हाँ सिंधु घाटी, लेकिन इससे पहले और चलते हैं थोड़ा सा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले गाइज पता है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो है एक और ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मनुष्य पहले क्या था? बंदर था ना। इवन पता है आपको, मुझे तो अभी भी देखता हूँ कुछ लोगों को, मुझे लगता है मनुष्य अभी भी बंदर ही है। क्यों गया, मेरी तरफ मत देखो प्लीज। बंदर के क्रोमोसोम्स और मनुष्य के क्रोमोसोम सेम ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मनुष्य पहले क्या था? क्या उसने आते ही मतलब कि आते एकदम पूरा BMW में चल रहा है, थार में घूम रहा है, KTM लगा रहा है ना? ऐसा तो नहीं था, है ना। जब वो लोग आए तो उनको कपड़े पहनने की भी समझ नहीं थी, धीरे धीरे समझ आई, सोसाइटी की समझ आई। आए थे तो उनको आग के बारे में नहीं पता था, आग के बारे में पता चला, ठीक है ना। आए थे तो उनको पहिए के बारे में नहीं पता, व्हील्स के बारे में नहीं पता था, ये पता चला। आए थे तो उनको ये नहीं पता था कि हथियार कैसे बनते हैं, तो उन्होंने पत्थरों के हथियार बनाए, सेल खड़ी वगैरह, ठीक है। तो ये सारे काम हुए। इसके अलावा उनके कास्ट वगैरह भी डेवलप हुए, जो वहीं से शुरू होता है कि पहले उनको दफनाते थे और उनके दफनाने के बगल में उनके पालतू जानवरों को भी दफनाते थे। ऐसे साक्ष्य मिले, ऐसे प्रूफ मिले हैं, है ना। एक जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, क्या जगह है? बुर्ज होम में मनुष्य के साथ साथ उसके पेट को भी दफनाने के साक्ष्य मिले। आदमी, आपको नहीं पता, मुझे अपने अपने कल्चर का अपना अपना रिचुअल होता होगा, लेकिन मैं अपने को बताता हूँ कि जैसा भी कुछ दिन पहले मेरे नाना जी की डेथ हुई, तो नाना जी की जिस दिन 13वीं होगी, 13 days आफ्टर हिज डेथ, उस दिन फंक्शन होगा घर में, और उस फंक्शन में हम वो सारी चीज़ें डोनेट करेंगे जो नाना जी यूज़ किया करते थे या उनको पसंद था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी पलंग पे सोते तो वो पलंग हम बनवा के उस जो जो भी उसको करेगा रिचुअल, पंडित होगा, नाई होगा, जो भी होगा, हम उसको दान कर देंगे। पूरा पर सारी चीज़ें फ्रेश, नहीं पुराना कुछ नहीं, सब कुछ फ्रेश बनवा करके, ठीक है। यहाँ तक तम्बाकू अगर वो खाते थे, कुछ नशा करते तो वो भी डोनेट होगा। चिलम भी देते तो चिलम डिनोट होगा। तबला बजाते तो तबला होगा अपने श्रद्धा की बात, जिसके जैसे बजट है ना। कुछ लोग तो डेथ हो जाने के बाद ढोल भी बजा के लेके जाते हैं, तो कुछ ऐसा ढोल बजाना क्या, इसमें कौन सी खुशी की बात है? खुशी की बात नहीं है, तो अचीवमेंट है, मरना तो सबको है ही है ना। तो अचीवमेंट है कि भाई इन्होंने पूरा अपना पूरा एम्पायर देखा, अपने बच्चे तक के बच्चों को उसने खुश देखा, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, तो इट्स ओके। मरना तो है ही है, रोना क्या है इस बात पे, ठीक है। जनरली आदमी रोते नहीं है, औरतें ज्यादा रोती हैं दीदे फाड़ फाड़ के, है ना। आदमी हल्का सा रो सकता है जब, वो भी बस 5-10 मिनट के लिए, अगर उसका खास है तो। जैसे मेरे नाना जी थे तो मैं उतना इमोशनल नहीं था क्योंकि उतना कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन जो उनके अपने थे वो भी, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे ना, तो जब उनकी डेथ हुई, उनको पूरा उनका क्रियाक्रम किया, उनको ले गए, तो जब उनको जला दूंगा, उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे ना, तो मैं चुप था, चुपचाप खड़ा था, मायूस खड़ा था। पापा आके कह रहे हैं मत रो मत रो, अरे मैं रोका रहा हूँ, समझ रहे हो? लेकिन जब उन्होंने बोला ना मत रो मत रो, तो फिर बोला ही क्यों, आंसू छलकने लग गए। उनको लगा फिर कि ये रो रहा है, मैं चुप ही खड़ा था। समझ पा रहे इस चीज को आप लोग? तो ये चीज है। आगे बढ़े, अब आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा आदमी जब पैदा हुआ था तो उस समय सारी डिटेलिंग ऐसे नहीं थी, धीरे धीरे हुआ। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना गाइस, ये जो हम लोग पढ़ते हैं गाइस हिस्ट्री, क्या पढ़ते हैं हम लोग? हिस्ट्री। हिस्ट्री बोले तो क्या? इतिहास, है ना भाई। हिस्ट्री बोले तो ये जो इतिहास है ना गाइस, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा। अब यहां से शुरू हो रहा है हमारा मेन, ठीक है ना। हिस्ट्री को कितने हिस्सों में बांटा है? 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। क्या क्या 3 हिस्से हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। एक हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको कहते हैं गाइस प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और जो दूसरा वाला है गाइस, उसको कहते हैं आग ऐतिहासिक काल। आग नहीं, आग है, आग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक आग ऐतिहासिक काल। इसको कहते हैं गाइस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर है? और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको कहते हैं हिस्टोरिक। मेरी बात ध्यान सुनिए गाइस, हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज जिसके बारे में ना तो कुछ लिखा गया है ना कुछ पढ़ा गया है,
जिसके बारे में ना तो कुछ लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है, उसको हम लोग कहते हैं गाइस क्या, उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ना तो कुछ लिखा है ना ही कुछ पढ़ा है, लिखोगे नहीं तो पढ़ोगे कहां से, है ना। लेकिन गाइस हिस्ट्री का वो हिस्सा जिसके बारे में कुछ लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लिख तो चलेगा लेकिन अभी तक हम पढ़ ही नहीं पाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट, यू नो कि कुछ दिन पहले भी, महीने दिन पहले, साउथ के जो सीएम हैं तमिलनाडु के, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिकोड करेगा उसको हम 1 मिलियन देंगे। 1 मिलियन बोले तो कितना, $10 लाख। अब कितने हो गए, 8 करोड़। 80 रुपए मान लो, 87 वैसे तो 9 करोड़ हो गया। अब तो 9 करोड़ रुपए देगा। कौन देगा भाई, कौन देगा, तमिलनाडु का, कहां बैठा है तमिलनाडु का सीएम, इधर बैठा है। और इंडस वैली कहां है पता आपको, क्या लेना देना भाई तेरा, क्या इंटरेस्ट है तेरा, क्या मोटिव है, कुछ तो मोटिव रहा होगा, ऐसे थोड़ी दे देगा वो, कुछ तो रहा होगा। कहीं धुआं है तो कहीं तो मतलब रही हो ना आग, कहीं तो तभी तो धुआं आया हुआ है। उसका रीजन ये है कि ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ चल रहा है, इसमें हमें जानना है कि नॉर्थ वाले पहले आए हैं कि साउथ वाले पहले आए हैं। समझ पा रहे हो आप लोग, ये उस खुंदस में वी नॉर्थ इंडियन पीपल आर वेरी हैप्पी, है ना। और हम लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं तब तक जब तक दिल्ली के सीएम नहीं आते कि हरियाणा वाले ये करते, पंजाब वाले वो करते हैं, जस्ट जो कपाट। लेकिन नॉर्थ में इतना कलेश नहीं है, साउथ वालों से मिलेगा, उनका कलेश चलते हैं आपस में। दूसरी नदी का पानी रोक देते हैं अपनी दूसरे स्टेट का अपने स्टेट में आके, और बिल पास करके बाकायदे इलीगल। समझ पा रहे हो लोग, कोई स्टेट दूसरे स्टेट का पानी नहीं रोक सकता। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। तो इनका इंटरेस्ट ये जानने में कि अगर हमने इसको डिकोड कर दिया तो ये पता चल जाएगा कि नॉर्थ इंडियंस पहले है कि, अच्छा नॉर्थ इंडियंस को हम लोग आर्य कहते हैं, नॉर्थ इंडियंस को क्या कहते हैं, और इनको अनार्य कहते हैं। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि इंडस वैली का क्या सीन है, समझ लो। इसलिए 8 करोड़ रुपए का प्राइस बनी, और जैसे ही 8 करोड़ का प्राइस बन रहा दोबारा से लोग काम पे लग गए वापस, चलो भाई। अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, बीच में इंटरेस्ट लेते थे पहले लोग, अब शांत हो गया था। अब ये दोबारा से हाइप पे आ गया, दुनिया भर के वापस से रिसर्चर जो है उस पर काम कर रहे हैं वापस से, क्योंकि उन्हें तो 8 करोड़ से मतलब है, एक बार जीत लिया काम, मामला सेटल है। हाँ वो चीज़ है, वो कुछ भी पढ़ के सुना देंगे जी ये लिखा हुआ है, कहाँ समझ में आ रहा है ठीक है, वो चीज़ है, मजाक करो, ठीक है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है भाई वो लिखी तो है, लेकिन हम उसको, तो वो किस पार्ट का हिस्सा है, प्रोटो स्टोरी। लेकिन भाई हिस्ट्री का वो हिस्सा जो लिखा भी गया और जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, जिसको लिखा भी गया और जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाता है, उसी को हिस्ट्री कहते हैं, वही हिस्ट्री है। समझ पा रहे हो। अब ये हिस्ट्री का वो हिस्सा जिसे लिखा भी गया पढ़ सकते हैं, क्या, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शंस, लिखा भी गया और पढ़ भी सकते हैं। जब वो गौरी का अटैक हुआ था ना, अब देखो वो जो फ्रेम मैंने आपके दिमाग में सेट कर दिया ना, प्लीज आप लोग रोज पढ़ना, तो जब भी मैं बात बोलूंगा आपको वहां पे पहुंच जाना सीधे सीधे। गौरी का अटैक हुआ था, यानी 1100 समथिंग की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो उस समय गौरी के टाइम पे एक राजा हुआ करते थे चौहान वंश के, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। उनका एरिया था दिल्ली टू अजमेर, तो बाउंड्री तो काफी लंबी हो गई, सुरक्षा भी ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो उनकी राजा से लड़ाई हुई, गौरी से लड़ाई हुई उनकी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान जीत गए, और कौन हार गया, गौरी। और जब गौरी हार गया तो गौरी को पकड़ के पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लाया गया। पृथ्वीराज चौहान बैठे हैं, अक्षय कुमार का सीन देखा है ना, अक्षय कुमार को जब रिसेंट में पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए दरबार में, और किसको पकड़ के लाए हैं। उस जमाने में गाइस एक ना रूल था कि जो व्यक्ति अपने मुंह में घास का तिनका रख के माफी मांगेगा उसको माफ कर दिया जाएगा, मतलब वो बहुत ही जलील आदमी है ऐसा मान लिया जाएगा, ये कल्चर है एक तरह का, ठीक है। तो उसने घास का तिनका रख करके गौरी ने माफी मांगी। समझ पा रहे हो क्या आप लोग, कहा कि भाई जाना दो कोई बात नहीं, तो उसने कहा पृथ्वीराज चौहान की जाने दो भाई, ठीक है ना। तो उसके दरबारी जो थे पृथ्वीराज चौहान को कहा नहीं इसको मत जाने दो। तो उसने पृथ्वीराज ने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति ये रख के मांगी मांगे तो उसका तो क्या है, शर्मिंदगी झेल रहा है, उसको माफ कर देना चाहिए। कह रहा भाई माफ कर देना चाहिए, लेकिन ये जो घास का तिनका का रूल है ये सिर्फ अटक से लेके कटक तक ही लागू होता है। और वो गौरी कहाँ से आया है, वो तो बाहर से आया, तो वो माफी के लायक नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग, यानी किसी इंडियंस को माफ कर देता तो वो दोबारा अटैक शायद ना करता, लेकिन वो तो वहां का नहीं था ना। तो नेक्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है कुछ दिनों बाद, और अब मामला उल्टा है। अब दरबार में कौन बैठा है, गौरी, और खड़ा कौन है एज ए विक्टिम, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को जो है गौरी पकड़ के ले जाता अपने साथ, ठीक है ना।
और वहाँ पे उसके साथ उनका एक कवि भी रहता है जिनका नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है? नाम सुना है? चंद्रबरदाई जो है। और वहाँ पे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की ना आंखें फोड़ देता है। क्या फोड़ देता है? आंखें फोड़ देता है, ठीक है ना। और आंखें फोड़ देता है तो भी जो चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज का जो ऑफिशियल पोएट है जो उसके साथ रहता है हमेशा, उसको असिस्टेंट के तौर पे, वो गौरी को कहता है कि हुजूर हमारे यहाँ पे एक टैलेंट है। कहता है सर क्या टैलेंट है आपका? कि हम ब्लाइंड होने के बाद भी, जैसे मेरा राजा ब्लाइंड हो गया है बट स्टिल वो बहुत अच्छा एम लगा सकता है, ठीक है ना, आप उसको एक मौका दे दें। तो गौरी कहता है पागल हो गया, भांग खा रखी है, कसूरी मेथी फूंक रखी है। वो कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है। कहता होता है सर, हमारे यहाँ पे होता है। हमारे यहाँ पे एक राजा हुआ है, राजा दशरथ, वो शब्द भेदी बाण चलाते थे, है ना। याद है दशरथ की कहानी कि राजा दशरथ जो भगवान राम के कौन है, पिता हैं, वो एक दिन शिकार करने गए तो उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पीछे से साउंड आ रहा है। उन्होंने साउंड के आधार पर बाण चला दिया, होता है ना, एम सेट कर दिया। और वो साउंड एक आदमी का था, एक ऐसा आदमी जो अपने माँ बाप के लिए पानी भर रहा था। समझा रहे हो? श्रवण कुमार की डेथ हो जाती है, सुना तो होगा, ठीक है ना। श्रवण कुमार की डेथ हो जाती है और वो जो है उसके माँ बाप उसको श्राप देते हैं दशरथ को कि तुम भी जैसे मैं मर रहे हैं हम लोग पुत्र वियोग में, ऐसे तुम भी मरोगे। तो राम वन में चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। समझ में आ रही है को? तो ये सारी तो गौरी कहता है चल ठीक है भाई, दिखाओ टैलेंट, कोई बात नहीं, ठीक है ना। रील बनाने के अलावा कोई भी टैलेंट चलेगा, ठीक है ना। तो टैलेंट दिखाता है वो, ठीक है ना। तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो अंधा है ना। और उसके पास शायद आई थिंक एक ही बो है या दो तीन ही तीरें होंगी, जो भी है एक ही तीर एक्चुअली। तो जो जो वो है ये आपका उसका पोएट जो है कौन, चंद्रबरदाई, वो उसको कहता है कि दूरी बता रहा है किससे, यहाँ गौरी बैठा है, यहाँ पृथ्वीराज चौहान और उसके बगल में उसका पोएट है। तो वो डिस्टेंस बता रहा है राजा को। कैसे बता रहा है? कह रहा है कि 4 गज 24 बांस अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। सुना होगा कहीं, मूवी में भी है ना। तो राजा तीर चलाता है, गौरी मर जाता है। और जैसे ही गौरी मरता है उसका जो ऑफिशियल पोएट है कौन, चंद्रबरदाई, वो एक चाकू निकालता है और खुद को ही मार लेता है। देखा है आप लोगों ने, ठीक है। और ये सारी बात पता है कहाँ लिखी है? एक किताब में जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या लिखी है किताब का नाम? क्या है? पृथ्वीराज रासो। और ये किताब का राइटर वही पोएट है कौन, चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई लिखता है, कब लिखता है? लेकिन वो तो मर गया। हाँ, तो लिख कौन रहा है? क्योंकि राइटर तो यही है इतिहास के हिसाब से। पृथ्वीराज भी मर गया, घर आके मरने के बाद थोड़ी लिखेगा वो। क्या तो उसको पता था कि हम मरने वाले हैं और ऐसा ऐसा होगा, पक्का ऐसा ही होगा, तो कोई श्योरिटी थोड़ी है तो क्या होने वाला है। इसका तो ये हो गया कि ये बुक में कुछ गड़बड़ है, समझ पा रहे हो इस चीज को। और इसका मतलब ये हो गया कि ये बुक लिटरेचर है, हिस्ट्री की बुक नहीं है। और जब लिटरेचर होता है तो कवि जो होता है, पोएट जो होता है, वो अपनी इमेजिनेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? और कल्पनाओं में तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं दिख रहा तो ही मार दिया, सोते सोते मार दिया, ठीक है ना। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। और इस बुक का पता कब चला है? इस इंसिडेंट के 500 ईयर्स बाद, जब मेवाड़ के राजा कहते हैं कि मुझे अपने मेवाड़ का इतिहास लिखना है। तो मेवाड़ के राजा क्या कहते हैं? मुझे मेवाड़ का, तो उन्होंने मेवाड़, अब मान के चलो मेवाड़ के राजा कहते हैं कि मुझे ये जानना कि सन 1100 में मेवाड़ के राजा कौन थे। तो उन्होंने पता किया, तो उन्होंने ये देखा कि जब मेवाड़ में राजा कोई था तो उन्होंने ये पता किया कि उसी समय सेम सेम जयपुर में भी कोई राजा रहा होगा। तो जयपुर के इतिहास में भी तो मेवाड़ का जिक्र आया होगा, एक दूसरे कंटेम्प्रेरी थे। तो इस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री लिखने के लिए ना डिफरेंट राजाओं से उनकी हिस्ट्री की उनकी बुक्स मंगवाई। तो उन्होंने सेम अजमेर से भी एक बुक मंगवाई। उस समय ये बुक डिस्क्लोज हुई। इस इंसिडेंट के 500 ईयर्स तब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। उससे पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। तो इससे ये पता, ऐसे जब कोई हिस्ट्री, जब कोई बुक इस इंसिडेंट के इतने साल बाद आती है तो वैसे ही डाउट है कि वो एडिट की हुई है ना। तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मूवी में दिखाया है। जो मूवी बना रहे हैं वो तो बंद कमरे में पढ़ के मोटिवेशन, साहित्य, लिटरेचर पढ़ के हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बताओ, है ना। एक मूवी बनी थी बहुत पहले महाराणा प्रताप पे, उसका प्रोमो बना, उसमें महाराणा प्रताप को ऊंट पे दिखा दिया। तब किसी ने बताया कि अरे भाई उनके पास तो घोड़ा था, चेतक नाम था उसका। तो प्रोमो को कैंसिल करके दोबारा प्रोमो बताया जिसमें चेतक था। समझ आ रहा है चीज को आप लोग। तो लिटरेचर पढ़ के कभी भी हिस्ट्री, अगर लिटरेचर पढ़ के हिस्ट्री पढ़ो तो वही होगा एग्जाम में जो, तो उससे कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं।
तुम सीरियल देख के आ रहे हो और सोच रहे हो कि क्वेश्चन सही कर दूंगा मैं। ऐसे एक दिन पढ़ा दिया मैंने कि भाई ये होने वाला महाराणा प्रताप, ये वो कह रहा सर जी आज, एक बंदा कह रहा सर बताओ कि महाराणा प्रताप आज कहाँ अटैक करेंगे आज। मैंने कहा आज कहाँ अटैक करेंगे यार। तो उसने कहा सर आज करेंगे ना सीरियल में मेवाड़ में करने वाला अटैक आज। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो सीरियल को देखकर कभी सत्य ना माने, वो लिटरेचर है, इंटरटेनमेंट पर्पज का है, वो कुछ भी दिखाएं लेकिन वो पात्र का नाम फिर वो ना लें। समझ रहे हो? इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि जोधा अकबर एक साथ रहते थे, लेकिन ऐसा था ही नहीं। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? पद्मावती मूवी में देखिए ना आप लोगों ने, अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावती मूवी देखी, पद्मावत। उसमें दो कैरेक्टर है, गोरा बादल, है ना, ये सब कुछ। झांसी की रानी को देखा होगा, बच्चा बांध के तलवारों पर काट रहे हैं, देखा है ना? ऐसा कुछ नहीं, ये सब की सब क्या है, लिटरेचर है, सब के सब क्या है। तो इतिहास में कभी नहीं आया कि वो कौन सी रानी थी जो बच्चे को पीठ पे बांधा घोड़े पे, देखा ना, फोटो तो देखी होगी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो को मुझसे हमने सुनी कहानी थी। तो ये कविता लिखी गई है, और कविता को हमने, कल्पना को हमने सच मान लिया, तो फिर यही होगा फिर जो हो रहा है कि वन मैन आर्मी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये साउथ का कोई सीन चल रहा है क्या? एक आदमी से एक से दो भिड़ सकते हैं हार्डली, ऐसा थोड़ी पूरी सेना को लपेट दिया। ठीक है ना, सेना वाले भी हैं, जैसे सरगढ़ी का युद्ध ये था, ऐसा था सरगढ़ी का युद्ध में, सत्य है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? तो क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें जो है, शुरू कुछ किया नहीं हमने खास, लेकिन यहीं पर सारा मामला है। तो इतिहास यहाँ पे है गाइस। तो अब ये जो आप देख रहे हो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है ना? ये जो आपको मैंने 2500 की कहानी बताई ना, 2500 साल की, वो यहाँ से शुरू हो जाती है लगभग, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते, और ये वाला हिस्सा, और ये जो लिखा हुआ ना, ये हम लगभग 1 लाख साल पहले की कहानी पढ़ने वाले हैं। 1 लाख ईयर्स पहले क्या था, मनुष्य कैसे कपड़े पहनता था, कैसे हथियार यूज करता था, कैसे वेपन्स यूज करता था, और क्या क्या टेक्निक्स थी। समझ पा रहे हो? इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ओके, आगे बढ़े, तो आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया गाइस कि ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हो आप हिस्ट्री का, टेंशन मतलब इतना एक्सप्लेन कर दिया कि लिखने के लिए कुछ खास है ही नहीं नोट्स में, है ना? टेंशन मतलब आएगा टाइम। क्या जितनी बातें लेकिन बताई है ना, ये एंड तक चलेंगे। अब एक बार मैंने कहा ना, वो फ्रेम जो बना दिया एक, वो फ्रेम मेरा काम आ जाएगा। अब फ्रेम तैयार है, अगर फ्रेम मजबूत है तो कुछ भी रख सकते हैं। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि इनको ये बताने से पहले कुछ और बताना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा अकबर की बात करूंगा, आप पहुंच जाओगे वो भत्सा वाले सेक्शन पे। जैसे बात करूंगा इंडस वैली की, आप वहां पहुंच जाओगे। जैसे बात करूंगा गुप्ता एम्पायर की, आप कहीं पहुंच जाओगे। समझ पा रहे हो? तो नंबर लाइन पे कहाँ एग्जिस्ट करना ये बता दिया अभी। अब धीरे धीरे एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज़ है। आज के लिए ना इतना ही रोके, तब इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बैठो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब लिखवाऊंगा ना तो फिर अब और इंटरेस्ट, बोरिंग लगा? हाँ ठीक है।